हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोस्को एक्ट के बारे में, जिसे द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस 2012 यानी हिंदी में इसे हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इसके अलावा भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्ट 2012 में लाया गया था। क्योंकि ये जो है 18 साल से कम उम्र के बालकों के लिए लाया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, एकदम अच्छे से विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। ये एक्ट लाया किस लिए गया? क्योंकि देखिए, ये एक्ट इसलिए लाएगा क्योंकि जो इंडिया में जो रेप के केसेस थे या फिर बालकों के प्रति जो अत्याचार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो देखेंगे, देखिए पॉक्सो जो बिल है वो 2001 में लाया गया, 2011 में लाया गया, और ये 22 मई 2012 को सदन द्वारा पारित किया गया, और 19 जून 2012 को इसमें राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, और 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में लागू हो गया था, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के। हमको पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी जब धारा 370 हटी, उसके बाद 31 अक्टूबर से लागू हुआ, 31 अक्टूबर से यानी एकता दिवस से लागू हुआ। देखिए, इसे जो है 14 नवंबर 2012 को क्यों लागू किया? क्योंकि ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये इसलिए चर्चा में क्योंकि अभी 2019 में इसमें संशोधन किया गया, तो इसी बिल में एक संशोधन किए गए हैं, जिसमें कि जो रेपिस्ट हैं उनकी जो सज़ा है उसको बढ़ाया गया है, और कुछ चीज़ें इसमें अलग से जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के आने से पहले भारत में एकमात्र राज्य गोवा था, जहाँ पे इस तरह का कोई बालकों के लिए स्पेशल कानून था, जिसे हम गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 के नाम से जानते थे। वो एकमात्र राज्य था पॉक्सो एक्ट के पहले गोवा राज्य में, ठीक। एक गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 था। अब देखिए, बात करते हैं कि जो ये कानून बनाया गया, इसके लिए अधिकार कहाँ से मिला केंद्र सरकार को? तो देखिए, बच्चों के लिए जो कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त कहाँ से हुई? जो ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया, इसके लिए अधिकार कहाँ से मिला केंद्र सरकार को? तो पहला अनुच्छेद हमारा 15 का जो 3 नंबर ये कहता है, राज्य बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा, तो इसी आधार पे। और दूसरा क्या है, जो यूएन कन्वर्सेशन हुई थी, यूएन कन्वर्सेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक, ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों पर संधि। जो संधि हुई थी, देखिए 30 नवंबर 1989 को न्यूयॉर्क में एक संधि हुई थी, उस पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल था, ठीक। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 11 दिसंबर 1992 में, और ये प्रभावी लागू कब हुआ था? 2 सितंबर 1990 से। इसका मतलब क्या होगा कि कई सारे देश एक जगह इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हम बालकों के प्रति हो रहे अत्याचार, जैसे रेप हो या अन्य क्राइम हो, तो उनके खिलाफ हम एक सख्त कोई एक्ट पारित करेंगे, अधिनियम, जिससे कि दोषियों में एक भय का माहौल होगा, ठीक। तो उसलिए ये कन्वर्सन बुलाया गया था, और इन दोनों अधिकारों के आधार पर केंद्र सरकार को एक शक्ति प्राप्त हुई, जिसके द्वारा उन्होंने एक पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। देखिए, इसमें देखते हैं तो 9 अध्याय हैं, 16 धाराएं हैं, और एक अनुसूची है। तो याद रखेंगे यूपीएसआई वाले, और जो अगर वकालत आप करते हो तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये अभी हाल ही में चर्चा, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा यूपीएसआई में या फिर अन्य आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें, जिसमें ये एक्ट अधिनियम पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस प्रदेश का एसआई का पेपर हो, सभी में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पॉक्सो एक्ट से पहले क्या था? अगर हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट लाया किस लिए गया, देखिए इससे पहले हमारा जो आईपीसी था, आईपीसी द्वारा दंड दिया जाते थे, उसमें बालिका के लिए केवल 2 धाराएं थी। धारा 354 में क्या था कि स्त्री लज्जा भंग, आप स्त्री की लज्जा भंग करते हैं, यानी कि आप उसको परेशान करते हो, किसी तरीके से आप उसे निर्वस्त्र करते हो, या फिर किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करते हो, या फिर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास करते हो, किसी को गाली, भरी सभा में गाली वाली देते हो, तो उसके लिए एक धारा 354 था, इससे पहले पॉक्सो एक्ट से पहले। और उसके बाद अगर बात करते धारा 375, जिसे हम रेप कहते हैं, बालात्संग, उसके लिए कुछ दंड थे, ठीक है। तो अगर बालक के बारे में बात करते हैं तो 370, ये तो वैसे भी बहुत ही फेमस केस है, इसको याद रखेंगे। धारा 370 क्या है? अप्राकृतिक लैंगिक संबंध, ठीक।
तो इसे मंजूरी दिया गया था। और ये धारा इतनी कमज़ोर थी, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इसीलिए एक पॉक्सो एक्ट निर्माण की ज़रूरत पड़ी। ठीक, अब देखिए पॉक्सो एक्ट होता क्या है, किस पे लागू होता है, ये हम देख लेंगे। देखिए पॉक्सो एक्ट 2012 किस पे लागू होगा, पीड़ित, जो भी इससे पीड़ित होगी उसकी एज हमेशा 18 साल से कम होना चाहिए। जो भी पीड़िता होगी या पीड़ित होगा वो उसकी एज 18 साल से कम होगी, तभी उस पर पॉक्सो एक्ट काम करेगा। और जेंडर की बात कर लेते हैं, जेंडर कोई सा भी हो, मेल फीमेल या कोई भी ट्रांस कॉमन जेंडर हो, कुछ भी हो, वो सब पे लागू रहेगा। ठीक, केवल और केवल एज कितनी होनी चाहिए उसकी, 18 वर्ष से कम। अब बात कर लेते हैं आरोपी। तो आरोपी कितने भी साल का हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। कितना भी बड़ा आरोपी है, 20 साल का, 25 साल का, 35 साल का, 65 साल का, आरोपी कितने भी साल का हो, और आरोपी का भी कोई जेंडर मौजूद नहीं है। मतलब चाहे स्त्री हो आरोपी, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी प्रकार का आरोपी होगा उस पर लगेगा। केवल और केवल यहाँ पे एक शर्त होती है क्या, जो पीड़िता होगी वो 18 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। अब देखिए ये इसका जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या बताया गया, इसमें देखिए बालकों के हित के बारे में बताया गया, बालकों के संरक्षण के बारे में, लैंगिक हमले जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, लैंगिक उत्पीड़न जो सेक्सुअल जो हॉरसमेंट होते हैं। ठीक, अश्लील साहित्य जो बालकों के जो दिमागी पे बहुत ज़्यादा असर डालते, तो उस पर अश्लील साहित्य के बारे में भी इसमें रोक लगाई गई है। ऐसे देखिए कुछ इसके बारे में देखते हैं। ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना होगी। इसमें कहा गया है कि इसके लिए विशेष न्यायालय होंगे जिस पे जल्दी से सुनवाई होगी। ठीक, इसके द्वारा बालकों के सर्वोत्तम हित व कल्याण को अधिक महत्व जाएगा। मतलब क्या, बालकों के सर्वोत्तम हित हो, ज़्यादा हित करने के लिए और उनके कल्याण का महत्व के बारे में अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत बालक का विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या शारीरिक स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य पे, भावात्मक, उसके भाव पे, बौद्धिक, उसके बुद्धि का स्तर बढ़ सके और सामाजिक रूप से उसे न्याय मिल सके, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 1 के बारे में, जो कि देखिए अध्याय 1 का धारा, देखिए एक ही अध्याय इसमें, और धारा 1 देखते हैं। देखिए धारा 1 में क्या होता है, किसी चीज़ का संक्षिप्त नाम होता है। हमने जितने भी एक्ट पढ़ा है, IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट अभी पढ़ा रहे हैं, इसके पहले भी हमने बहुत सारे एक्ट पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते धारा 1 क्या होता है, उसमें संक्षिप्त नाम होता है, तो पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक, विस्तार कहाँ तक है, इसको जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में विस्तार था जब ये लागू हुआ था, मगर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी लागू हो गए। इसका प्रारंभ कब हुआ था, ये डेट याद रखेंगे, प्रारंभ कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 को, बाल दिवस के दिन से। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। तो परिभाषा में एक मेन परिभाषा हम देख लेते हैं, जो धारा 2 के डी में बताया गया, बालक। तो बालक की परिभाषा क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है तो वो बालक की श्रेणी में आएगा, और उसी पर ही पॉक्सो एक्ट केवल काम करेगा। ये याद रखेंगे, पॉक्सो एक्ट केवल और केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, बालिकाओं या अन्य लोगों के लिए होते हैं। अब देखिए धारा 2 में इसके अपराध के बारे में बताया, किस प्रकार से आप अपराध कर सकते हैं। तो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, प्रवेशन, लिंग हमला व उसके लिए दंड। ठीक, तो अध्याय 2 में बताए गए। तो अध्याय 2 के अंतर्गत देखिए धारा 3 देखते हैं। कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करना माना जाता है। कब कब वो प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है, लिंग किसी भी सीमा तक किसी भी बालक के योनि, गुदा, मुखमार्ग या मूत्र मार्ग में प्रवेशन या प्रवेश कराना या करता है, ठीक, तब वो प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। दूसरा क्या है, लिंग के अलावा किसी अन्य वस्तु को किसी भी सीमा तक, जैसे कि आपने निर्भया उसमें देखा था, ठीक, तो उस तरीके से मतलब लिंग के अलावा कोई अन्य वस्तु शरीर के किसी भाग में, योनि, मूत्र मार्ग, गुदा में प्रवेश कराना, ये भी क्या होता है, एक प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। तीसरा नंबर दिया है कि सी नंबर क्या है, बालक के शरीर के किसी भाग, चाहे बिंदु ए और बिंदु बी दोनों में से कोई कार्य करेगा, चाहे इस वाले से या इस वाले दोनों पॉइंट से कोई एक काम करेगा, तो भी क्या होगा, किसी भाग के द्वारा, ठीक। अब तीसरा क्या है, डी नंबर, लिंग, योनि, गुदा, मुखमार्ग को मुंह लगाना क्या होगा, ये भी एक लैंगिक असॉल्ट होगा, ठीक। अब देखते हैं धारा 4। देखिए धारा 4 में क्या है, इसके दंड के बारे में बताया गया है। देखिए
दंड के बारे में 2 जगह वर्णन किया गया, धारा 4 और धारा 6। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके द्वारा बदलाव किया गया। तो धारा 4 और धारा 6 दो में दंड के बारे में बात की गई है, और दोनों के हम दंड देखेंगे किसमें किस प्रकार का दंड दिया गया है। जब हम धारा 4 की बात करते हैं, देखिए इसमें जो दंड है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड दिया गया, वो 18 साल से तो कम का होना चाहिए बच्चा, और 12 साल से ज़्यादा का, मतलब 12 साल से लेकर 18 साल के बालक के साथ अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको दंड का प्रावधान धारा 6 में दिया गया है। अगर बालक 12 साल से कम का है, 12 नवजात से लेकर 12 साल के बीच में है, या है ना, तो कहने का मतलब क्या, 12 साल से कम का है तो उसके लिए दंड आपको धारा 6 में बताया गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए इसमें क्या कहा गया, धारा 4 में 7 साल से लेकर आजीवन काल के लिए सादा या कठोर किसी भी प्रकार का कारावास या जुर्माना। देखिए इसमें एक चीज़ साफ साफ कही गई कि आप अगर 18 साल से कम के परंतु 12 साल से बड़े बालक के साथ कुछ ऐसा करते हो तो आपको 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास दी जा सकती है। और वो कारावास कैसी हो सकती है, सादी और कठोर दोनों। देखिए एक कारावास एक सिंपल होता है, एक कठोर जिसमें पत्थर तो तोड़ते हुए मिलते हैं, तो उस प्रकार का कोई भी कारावास हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको जुर्माना भी पे करना होगा जो बताया जाएगा, और ये जुर्माना जो पे करते हैं वो बच्चों पे खर्च किया जाता है, एक संस्था होती है उस पर। ठीक, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें बताई गई, लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला या फिर प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला। ठीक, अग्रेसिव, तो इसके बारे में बताया गया। अब देखिए पॉक्सो एक्ट जो बिल आया था 2019 में, इसके बारे में बात करते हैं। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चित में था। ठीक, तो पॉक्सो अमेंडमेंट बिल, जो पॉक्सो एक्ट अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम 2019 में आया था, इसमें क्या कहा गया था। देखिए इसको स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में 24 जुलाई 2019 को पेश किया गया था। सबसे पहले राज्यसभा में इसे पास किया गया कब, 18 जुलाई 2019 को। बाद में लोकसभा में इसे पास किया गया कब, 1 अगस्त 2019 को। देखिए इसमें है क्या, जो आपने अभी देखा जो दंड है प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए जो दंड है, उसमें पहले क्या था, जब 2012 में था इसमें, तो इसमें कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास था और जुर्माना था। ठीक, ये जो धारा 4 में हमने पढ़ा। अब मगर जब 2019 में से संशोधन किया तो इसमें क्या किया गया, इसके जो दंड है उसको बढ़ाया गया। देखिए अगर इसमें क्या किया गया, इसमें कम से कम 10 साल से आजीवन कारावास, देखिए इसमें 7 साल था, इसमें 10 साल कर दिया गया। ठीक, और अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, ठीक, अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ कम से कम 20 साल, हाँ अगर देखिए सॉरी यहाँ पे 12 वर्ष होना चाहिए, तो अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है, सॉरी तो अगर 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है तो उसके लिए क्या होगा, ये 20 साल कारावास होगा, और उसके लिए मेडिकल और पुनर्वास खर्चा भी दिया जाएगा सरकारी तरफ से, या तो जो दोषी होगा वो देगा मेडिकल और पुनर्वास। देखिए मेडिकल खर्चा क्या होता है, जो मेडिकल में खर्च होता है उसके इलाज में खर्च होता है, और पुनर्वास खर्च क्या होता है। देखिए पुनर्वास क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई किसी दबंग की तरह से ये कार्य किया गया, तो वहाँ उसके परिवार को जो धमकियाँ मिलती हैं उससे बचाने के लिए उसे पुनर्वास खर्चा भी दिया जाता है। चलिए अगले भी देखते हैं, अध्याय 2 भाग खा और धारा 5। देखिए धारा 5 में क्या बताया गया कि वही चीज़ है प्रवेशन लैंगिक हमला, मगर इसमें क्या है, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला किस श्रेणी में कौन आते हैं, जो भी लोक सेवक कार्यकर्ता हो, जैसे पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी, पड़ोसी, इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य जो भरोसेमंद होते हैं, शैक्षणिक, धार्मिक, अस्पताल या इनमें से संबंधित किसी निजी संविधा के कर्मचारी द्वारा ये कार्य किया था, तो वो क्या होता है, गुरुतर, यानी इसको गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पुलिस अधिकारी होते हुए, अगर कोई पुलिस अधिकारी है, अगर वो 18 साल के बालक या बालिका के साथ कुछ दुष्कर्म करता है तो उसके लिए देखिए बताया गया, पहला क्या कहा गया, थाने या नियुक्त परिसर के सीमा के अंदर, अगर थाने के अंदर किसी थाने के परिसर जहां उसकी नियुक्ति हो, अगर जहां उसकी नियुक्ति है वो अपने ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए, मतलब ड्यूटी के दौरान ऐसे कार्य करता है। ये चौथा पॉइंट कहा गया, पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान हो, अगर किसी कोई गलत काम करता है और उसकी पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान होती तब उस पर क्या होगा, धारा 5A के तहत कार्रवाई होगी, और इसके लिए धारा 6 में अपराध का दंड दिया गया है। दूसरा क्या है, सशस्त्र बल, सुरक्षा बल का सदस्य हो, कोई आर्मी नेवी का जवान हो, अगर वो करता है, लोक सेवक होते हुए कोई लोक सेवक है, सरकार का सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसके द्वारा
तीसरा क्या चौथा क्या बोला गया, जेल, प्रतिपेषण गृह, रिमांड होम, संरक्षण गृह, संक्षेपण या अभिरक्षा या देखरेख या प्रबंधन के कर्मचारी द्वारा। जैसे मान लिया क्या करते हैं कि किसी चीज़ को मान लिया उस बच्चे के साथ कुछ हुआ गलत, फिर उसको गृह रिमांड पर भेजा गया, वहाँ भी उसके साथ कुछ गलत होता तो इस तरीके से या जेल में या फिर संरक्षण गृह में, जहाँ उसको संरक्षण गृह में रखा जाता है वहाँ पे अगर इसके साथ दुष्कर्म होता तो उसके लिए भी ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब अगला देखते हैं, किसी सरकारी प्राइवेट अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी द्वारा या अस्पताल के अंदर, देखिए अगर उसके इलाज के लिए ले जाया जाता तो उसके साथ में अगर कोई भी अस्पताल का डॉक्टर है या कोई भी कर्मचारी है वो अगर कोई गलत काम करता तो वो भी इसी के अंदर आएगा। F नंबर क्या कहता है, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, जैसे कोई देखते होंगे कभी कि मदरसा में या इस तरह से मंदिरों में इस तरह से अगर कोई गलत कार्य होता तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अगला है सामूहिक, जो से हम गैंग रेप बोलते हैं तो सामूहिक, उसमें भी यही धारा लगेगी। अगला है प्रवेशन लैंगिक हमला, आयुध, घातक आयुध, आग्नेयास्त्र या संरक्षक का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को डरा धमकाकर कोई अस्त्र शस्त्र दिखाकर आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला है घोर उपाधि, ज्ञानेंद्रियों को चोट पहुंचाकर। देखिए घोर उपाधि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करके ज्ञानेंद्रियों को चोट पहुंचाकर, मान लिया आप उस पर एसिड डालते हो, उसके बाद आप डरा धमका के कुछ करते हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला है जे नंबर, जे पॉइंट क्या कहता है कि इसमें 3 पॉइंट, बालक, आसक्त, मानसिक रोगी है। जैसे मान लिया कोई बालक है वो मानसिक रोगी है, वो कुछ बीमारी से ग्रस्त है बहुत ज़्यादा, अगर उसके साथ आप करते हो तब। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बालिका अगर गर्भवती हो जाती है आपके सेक्स के दौरान, अगर वो गर्भवती हो जाती है तब भी आप पे यही लगेगा, धारा 5 के अंतर्गत आएगा। अगर उसके अलावा कोई बालिका है उसके साथ आप करते हो, अगर वो किसी भी प्रकार के जैसे HIV या फिर अन्य प्राण घातक रोग से ग्रसित हो जाती है तब भी आप पे धारा 5 के तहत आप दोषी हो गए। इसके अलावा के में क्या कहा है, मानसिक विक्षिप्त बालक के साथ दुष्कर्म, शारीरिक दुष्कर्म। मानसिक विक्षिप्त मतलब कि क्या, मानसिक रूप से कमज़ोर उसके साथ अगर ऐसा करते हैं, या फिर एक से अधिक बार PSA, अगर किसी के साथ आप एक से अधिक बार लैंगिक प्रवेशन हमला करते हो तब भी आप उसी के अंतर्गत आओगे। 5वां क्या कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ। 6ठा क्या कहा गया, बालक के जो रिश्तेदार हैं, बच्चों के रिश्तेदार जो भी हैं उनके द्वारा अगर ये किया जाता है तब भी वो इसी के अंतर्गत आएंगे। और अगला क्या है, अगला नंबर क्या है कि बालकों की सेवा देने वाली किसी संस्था मालिक, जैसे कि बालक संस्थान होते हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, अनाथालय होते हैं या फिर इसी तरह कई सारे संस्थान होते हैं, वहाँ पे अगर उनके मालिक या प्रबंधक या किसी और के द्वारा ऐसे हमले किए जाते हैं, ठीक, तो उनके ऊपर भी यही केस लगेगा, इसी धारा के तहत सुनवाई की जाएगी। अगला है बालक का न्यासी प्राधिकारी हो रहते हुए। न्यासी मतलब क्या होता है, उसके देख रेख में रहते हुए आप अगर ऐसा करते हो, ठीक, मान लिया आपको किसी बालक की जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप तभी उसके साथ ऐसा करते हो तो आपके ऊपर यही केस लगेगा। अगला देखते हैं, बालक को गर्भवती जानते हुए भी दुष्कर्म करना। ठीक, देखिए अब कोई बालक है, बालिका है, ठीक, मान लिया उस 18 साल से कम की है और वो गर्भवती है, उसकी शादी हो चुकी है, वो गर्भवती है, अगर उसको जानते हो कि ये गर्भवती है उसके बाद भी आप उसके साथ रेप जैसे अंजाम देते हो तो आपके ऊपर यही एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अगला है प्रवेशन लैंगिक हमला करने के बाद बालक की हत्या का प्रयास करना, भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला है सामुदायिक पथिक हिंसा के दौरान, सामुदायिक पथिक हिंसा के दौरान अगर करते हो तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला है पहले किसी लैंगिक अपराध के दोषी के द्वारा कारावास के बाद पुनः, देखिए आपने पहले पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रखी है, उसके बाद आप जेल से छूटे, फिर उसके बाद आप ये पुनः यही घिनौना कार्य करते हो, उसके बाद आपके ऊपर ये धारा 5 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें धारा 6 के तहत सुनवाई की जाएगी, दंड दिया जाएगा। अगला है प्रवेशन लैंगिक हमला व बालक को सार्वजनिक नंग करना, किसी भी चीज़ का सार्वजनिक नंग करके उसका वीडियो बनाना, इस तरह से MMS बनाना, ये सब क्या है, इसी हमले के दोषी माने जाओगे। अब देखिए 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें 2 चीज़ें और जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, प्रवेशन लैंगिक हमला जिसके परिणाम स्वरूप बालिका की मृत्यु कायद करना। अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हो उसके दौरान अगर बालिका की हत्या हो जाती है तब भी आप इसी के दोषी हो गए। प्राकृतिक आपदा, ऐसी ही अन्य हिंसात्मक घटनाएं, अगर ऐसी अन्य हिंसात्मक घटनाएं करते हो तो भी इसी के अंतर्गत आप दंडित किए जाओगे। अब देखिए जो ये हमने धारा 5 बताई उसकी जो सज़ा है इसमें धारा 6 में बताएगा, ठीक, तो धारा 6 में क्या कहा है, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमले के सज़ा। देखिए अगर कोई 16 साल की या 16 साल से कम बालक है उसके साथ आप कुछ ना कुछ करते हो तो पहले देखिए
2012 में ये एक्ट बन के तैयार हुआ था, तब इसके लिए सज़ा कितनी थी, 10 वर्ष या आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना था। ठीक, 10 वर्ष या आजीवन कारावास या जुर्माना था। तो ये पूछा जाएगा क्योंकि ये नवीनतम है, तो इसको याद रखेंगे कि धारा 6 में इसकी संशोधन कितनी कर दी गई है। तो अब देखिए कम से कम 20 साल आपको सज़ा मिलेगी या अधिकतम आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। देखिए 20 साल, पहले क्या था, 10 साल की सज़ा और आजीवन कारावास, बस ज़्यादा था उम्र कैद, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, और जुर्माना, मगर अब क्या मृत्युदंड भी कर दिया गया इसमें शामिल। अब 20 साल, कम से कम 20 साल तो होगी, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। जैसे देख सकते हैं हम कि अभी कुछ केस हुए, जैसे कि कुलदीप सेंगर के उन्नाव वाला मैटर हुआ। हालांकि ये तो 2019 के पहले हो गया था, तो इसलिए इसके तहत नहीं मिली, इसी के तहत मिला है, मगर पहले भी था ना आजीवन कारावास, तो इसी के तहत मिला है। तो ये इसी से रिलेटेड धारा के तहत इनको सज़ा दी गई है, आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए जुर्माना भी दिया गया है। इसके अलावा निर्भया रेप केस में फांसी हुई थी। ठीक, इसके अलावा जो हैदराबाद में कांड हुआ था, अगर उसमें, मगर वो उस लड़की की एज ज़्यादा थी, तो इसके तहत उसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कितना होना चाहिए, केवल और केवल 18 साल से कम की उम्र की लड़की या लड़का होना चाहिए, तभी उस पर ये काम करेगा। अगला देखते हैं धारा 7 अध्याय 2 में, लैंगिक हमला के साथ बालक के गुदा यौन स्तनों को छूना, गलत नियत के साथ टच करना। देखिए जो बैड टच होते हैं, ठीक, तो वैसे कार्य करना वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए सज़ा कम से कम 3 से 5 साल की है और जुर्माना आपको देना होगा। अब चलिए धारा 9 के बारे में देखते हैं, अध्याय 2 के धारा 9 के बारे में। तो गुरुतर लैंगिक हमला के बारे में बताएगा। देखिए धारा 5 की सभी कंडीशन में से किसी एक पर होते हुए अग्रेसिव, ठीक, तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। ठीक, तो किसी एक पे जो हमने बहुत सारे बिंदु दिखाए थे उसमें से किसी एक के लिए भी आपको गुरुतर लैंगिक हमले के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए धारा 10 क्या कहता है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। देखिए गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड क्या है, कम से कम 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का जो सजा और जुर्माना। बाद में क्या किया गया कि यदि इसमें एक संशोधन और जोड़ा गया, यदि बच्चे के शरीर किसी रासायनिक हार्मोन्स के द्वारा लाना, ठीक, किसी रासायनिक हार्मोन्स के द्वारा लाना, तो ये भी इसमें संशोधन के बाद इसमें बढ़ाया गया है। अब धारा 11 क्या कहता है, लैंगिक उत्पीड़न। इसमें क्या है कि अधिकतम सजा कितने साल की है, 3 साल और जुर्माना। ठीक, अश्लील साहित्य के प्रयोजकों के लिए बालकों का उपयोग, जैसे आप कोई अश्लील साहित्य छापते हो, उसमें आप बालकों का उपयोग करते हो या बालकों द्वारा उसको फैलाते हो, तो उसके लिए दंड बताया गया इसमें, किसमें, धारा 12 में। धारा 13 में क्या कहा गया, अश्लील साहित्य के लिए बालकों का प्रयोग वीडियो, फोटोज, विज्ञापन, स्वयं या किसी को दिखाने के लिए, मतलब अश्लील सामग्री के बारे में अगर कोई बालक को आप इन्वॉल्व करते हो उसमें, या फिर उसकी वीडियो बनाते हो अश्लील चीज़ों में एमएमएस के रूप में, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, धारा 13 में कहा गया है। देखिए अगला है ए, इसी में धारा 13 के ए में जन इंद्रियों का प्रदर्शन, अगर उसके किसी जनन इंद्र को, जो जनन अंग हैं उनका कोई प्रदर्शन करते हो, ठीक, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें भी इसी तहत दंड जाएगा। बालकों का उपयोग नकली या वास्तविक लैंगिक कार्यों में करना, ठीक, जो एमएमएस बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो वो चीज़ों में आप, इसके लिए आप दोषी माने जाएंगे। अगला है धारा 14, धारा 13 के अपराध के लिए दंड क्या क्या है। देखिए धारा 13 के लिए अपराध के लिए दंड क्या क्या है, वो धारा 14 में बताया गया। तो 5 साल की सज़ा, जो अश्लील साहित्य के लिए ना 5 साल की सज़ा हो जाएगी। अश्लील साहित्य पीएसए के लिए 16 साल, ठीक, अगर आप अश्लील साहित्य करते हो और लैंगिक हमला करते हो तो आपको 16 साल से कम बच्चों के लिए 20 साल की सज़ा हो जाएगी। अगर 16 साल के कम बच्चे के लिए है तो 20 साल की सज़ा हो जाएगी। अश्लील साहित्य धारा 5 वाला अपराध माना जाएगा। अश्लील साहित्य के लिए लैंगिक हमला, देखिए अश्लील साहित्य के लिए लैंगिक हमला क्या होता था, पहले जब 2012 में ये एक्ट बना था तब 6 से 8 साल की सज़ा थी, अब इसको कम कर दिया गया, कितना, 3 से 5 साल कर दिया गया। चलिए धारा 15 में क्या कहा था, वाणिज्य प्रयोजन के अश्लील बाल साहित्य संग्रह करना, किसी भी प्रकार के बाल साहित्य, अश्लील बाल साहित्य संग्रह करना, वो किस में आ जाएगा, धारा 15 में। इसके लिए 3 साल की कठोर कारावास और जुर्माना है। देखिए यहाँ पे कठोर कारावास कहा गया, साधारण कारावास नहीं। अगला है अध्याय 4, धारा 16, इसमें क्या कहा है, दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक। देखिए किसी चीज़ को, दुष्प्रेरक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भड़काना, किसी चीज़ को भड़का के उससे काम करवाना कि आप, ठीक, तो ये दुष्प्रेरण क्या होता है, इसके लिए भी अपराध सेम होगा। जैसे कि आप किसी को कहते हो कि किसी बच्चे के खिलाफ भड़काते हो कि उसके साथ रेप करने के लिए आप किसी को एग्रेसिव करते हो, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको भी उतना दंड मिलेगा जितना कि जो रेप करेगा उसको मिलेगा, ठीक। तो ये दुष्प्रेरण होता है किसी को उसके प्रति
बहला के फुसला के उससे वो काम करवाना, ठीक। तो वो भी उसके तहत आप भी बने हैं दोषियों के, जो वो गलत काम करेगा, ठीक। तो ये दुष्प्रेरक होता है। चलिए अगला है प्रयास करना, किसी के साथ ये PSA है ना का प्रयास करना, उसके लिए दीर्घतम अवधि के आधे के बराबर, अगर उसकी जो दीर्घ आयु है उसकी अवधि है उसके आधे के बराबर आपको दंड दिया जाएगा। मतलब मान लिया कि जैसे कि ये आप प्रयास कर रहे हो तो प्रयास के लिए जो आपको दंड होगा वो उसकी आधी होगी। मतलब क्या, मान लिया कि आपको प्रवेशन लिंग हमले के लिए 20 साल की सज़ा है, तो अब आपने हमला तो नहीं किया मगर प्रयास किया, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए, आपने केवल हमला कर पाए और आपने केवल प्रयास किया, तो उसके लिए इसका आधा दंड मिलेगा, मतलब कितना, 10 साल का। तो ये चीज़ इसमें बताया गया। अगला है अध्याय 5, मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। देखिए जो 19 में कहा गया, यदि किसी व्यक्ति के पास इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध की जानकारी या अपराध के होने की संभावना की जाती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, किशोर पुलिस है स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा, ठीक। जो छोटे पुलिस हैं उसको या फिर स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक। अब देखिए 19(5) में क्या कहा गया कि रिपोर्ट लिखने के 24 घंटे के अंदर पीड़ित बालक संरक्षक या निकटतम अस्पताल में भर्ती कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब देखिए अगर कोई बालक के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर सबसे पहले उसको क्या करना होगा, ये पुलिस का दायित्व है कि उसे ये तो पीड़ित बालक उसको संरक्षण में लेना है अपने, और उसको क्या करना है, निकटतम अस्पताल में भर्ती कराना, उसकी जो है हालत को काबू पाने के लिए उसके अस्पताल में एडमिट करवाना होगा, ये पुलिस का कर्तव्य है। और धारा 19 का 6 नंबर क्या कहता है, अनावश्यक विलंब किए बिना 24 घंटे के भीतर बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय सेक्शन में बयान दर्ज करवाना। मतलब बिना विलंब किए 24 घंटे के अंदर बालक से क्या करवाना है, कल्याण समिति या विशेष न्यायालय में या सेक्शन न्यायालय में उसके बयान दर्ज करा लेने कि हाँ दोषी कौन है, किस प्रकार से उस पर हमला किए गए हैं, तो उस सब चीज़ को इसमें मतलब उसका बयान दर्ज करा लेना, जिससे कि आगे की कार्यवाही में आसानी हो, ठीक। अब धारा 20 क्या कहता है, देखिए धारा 20, मीडिया, अस्पताल, लॉज, होटल, फोटोग्राफी क्लब या अन्य जगहों से कार्मिक व कर्तव्य होने होगा, यदि ऐसा कोई जगह पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएगा। देखिए जितने भी लॉज हैं, होटल हैं, फोटोग्राफी क्लब हैं या अन्य जगह हैं जो कार्मिक कर्तव्यों से परिपूर्ण हैं, अगर वहाँ इस तरह की कोई मतलब कार्य होने वाला है तो उसके मालिक की वो या मालिक हो या फिर मैनेजर हो, उसके दायित्व बनता है कि वो पॉक्सो एक्ट की जानकारी पुलिस को बताए कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह के कार्य होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी उसको देना होगा, ठीक। धारा 21 में क्या कहा गया, 21A में कहा गया है कि धारा 21A में कहा गया कि 19A अथवा 20 के तहत रिपोर्ट करने में विफल होने पर 6 माह तक की कारावास। अगर देखिए हमने बताया कि अगर आप नहीं बताते हो, आप किसी होटल के मालिक हो और आपके यहाँ ये बालक के साथ ऐसे दुष्कर्म होते हैं, तो आप नहीं बताते, अगर पकड़े जाओगे तो आपको 6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। रिपोर्ट लिखने पर भी 6 माह तक का कारावास, अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिख गई, किसी दूसरे ने लिखवा दिया, आपने पहले नहीं बताया, तो आपके ऊपर 6 माह का कारावास या जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं धारा 22 की। अगर मान लिया कि गलत शब्द है, मान लिया कि किसी लड़के ने आपको गलत तरीके से फंसा दिया, झूठ बोल दिया कि हमारे साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो क्या होगा, तो इसकी बारे में जानकारी धारा 22 में दी गई, मिथ्या परिवाद या झूठी सूचना के लिए। देखिए अगर 22A में कहा गया है कि धारा 3, 5, 7 या 9 के लिए 6 माह तक का कारावास, जुर्माना। अगर देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर मान लिया कि आपकी किसी घर से लड़ाई है, ठीक, किसी घर से लड़ाई है और उसके लड़की के पिता या माता ने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करा दिया इस पॉक्सो एक्ट के तहत, तो क्या होगा, तो अगर वो धारा 3, 5, 7 या 9 के तहत दर्ज कराया है, तो उसके बाप पे क्या होगा, उसके माता पिता जिसने झूठी केस दर्ज कराई उसको 6 माह तक के कारावास से जुर्माना, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर यही खबर छोटा बालक करता है, वो झूठी सूचना देता है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, अगर वो झूठा साबित होता तो उसे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे कोई दोष नहीं मिलेगा, ठीक। दंड क्या है, बालक न होते हुए बालक के विरुद्ध झूठी सूचना, ठीक। अगर देखिए बालक नहीं है कोई, ऐसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है, किसी के माता पिता हैं, उसके साथ कुछ हुआ है और उसने बताया कि अभी 18 साल से कम की है, और बल्कि उसकी एज छुपाई जाती है और वो 18 साल से ज़्यादा होती है, तो उसके तहत उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। 23 नंबर धारा 23 क्या कहा गया, बालक की पहचान सार्वजनिक न करना। देखिए उसमें साफ साफ कहा गया कि किसी भी बालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी,
अगर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसके जो है सामाजिक रूप से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इसके लिए साफ साफ कहा गया कि उसकी जो है पहचान जो है सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ठीक, अगर करते हो, अगर उसकी पहचान सार्वजनिक करते हो तो उसके लिए 6 माह से 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अध्याय 6 में कहा गया है 24 धारा 24A के तहत बच्चे के निवास स्थान पसंदीदा स्थान पर कथन। देखिए, अगर कोई बच्चा वहाँ से लाया था, उसको 24 घंटे के भीतर उसका जो स्टेटमेंट लेना होता है, तो बच्चे को कहाँ, उसके निवास स्थान जहाँ पे बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, या पसंदीदा स्थान पे जहाँ वो सही से बोल सके, डरे ना, क्योंकि उसके साथ कोई गलत कार्य होता हो तो बच्चे क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो बता नहीं पाते। तो इसलिए कहा गया कि बच्चे के निवास स्थान या उसका कोई पसंदीदा स्थान हो, वहाँ पर ले जाके इसकी क्या स्टेटमेंट ली जाएगी। और स्टेटमेंट लेगा कौन, ऐसे नहीं कोई पुलिस वाला ले ले, कम से कम SI रैंक या इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि जो SI जो जाएगा वो सादे कपड़े में जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चा डर जाए कि पुलिस आई है ना। तो स्टेटमेंट कौन लेगा, सादे कपड़े में जाएगा। SI या SI के ऊपर का अधिकारी जो भी जाएगा स्टेटमेंट लेने, वो सादे कपड़ों में जाएगा, जिससे बच्चा डरे ना। अगला क्या है कि बयान, बालक के बयान को लेते समय अभियुक्त से संपर्क से बाहर रहना। जो अभियुक्त है, जो दोषी है, उसको अलग रखना, नहीं तो ऐसा नहीं कि दोषी को देख के बच्चा डर जाए और कुछ बता भी ना पाए। ठीक, और चौथा क्या कहा गया, बालक को रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। देखिए, अब ये भी चीज़ है कि बालक, मान लिया उसके साथ कुछ हुआ गलत और वो डरा हुआ है, उसको आप पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो, रात में रख रहे हो, तो वो और डर जाएगा। तो इसलिए इसमें साफ साफ कहा गया कि उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। धारा 25 में क्या कहा गया कि यदि बालक के बयान CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा कथन बालक के बोले के अनुसार दर्ज करेगा। जो भी बालक बोलेगा वो स्टेटमेंट वही मजिस्ट्रेट को दर्ज करना होगा, किसके, CRPC धारा 164 के तहत। अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति मौजूद, कोई आवश्यक नहीं कि जो अभियुक्त है उसका अधिवक्ता, उसका वकील मौजूद हो। ठीक, अब अगला है 27 नंबर, बिना FIR आदि के भी बालक की चिकित्सक परीक्षण। अब देखिए, ये भी 164A में कहा गया है, 164 के काम में कहा गया है कि ऐसा नहीं कि मान लिया कि किसी के साथ गलत कार्य हुआ, उसके बाद आप पहले FIR लिखो तभी डॉक्टर इसका क्या करेगा, इलाज करेगा। ऐसा कुछ नहीं, इस मामले में तुरंत उसका इलाज करना होगा, चाहे FIR लिखी गई हो चाहे FIR ना लिखी गई हो। अब अगला देखते हैं, अगर देखिए पीड़िता अगर लड़की है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा या उसका जो मेडिकल होगा वो लेडीज़ डॉक्टर ही करेगी। अगर लड़की के साथ ऐसा होता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की है, तो उसका इलाज या फिर जो ट्रीटमेंट है या मेडिकल जो है वो लेडीज़ डॉक्टर ही करेगी, जेंट्स डॉक्टर नहीं। अगला है अध्याय 7, विशेष न्यायालय। देखिए, इसमें न्यायालय के बारे में बताया गया है कि धारा 28 में क्या कहा गया कि राज्य सरकार राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर गजट में सूचना निकाल कर, देखिए क्या करेंगे, जो राज्य सरकार है, मान ले उत्तर प्रदेश की बात करते तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो इलाहाबाद के, उनसे सलाह करेंगे और गजट में सूचना निकाल के मतलब क्या, पेपर में निकाल देंगे कि हाँ इसके लिए हम ये तहत कोड बना सकते हैं। तो वो कोड एक बनाएंगे, पोस्को एक्ट के तहत एक कोड, स्पेशल कोड बना सकते हैं कि हम बच्चों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोड बना रहे हैं, तो वो बना सकते हैं, ये छूट है। अगला है सेक्शन कोड से छोटा कोई भी स्पेशल कोड नहीं होगा। देखिए, सबसे छोटा इसके लिए सुनवाई के लिए जो कोड होगा, स्पेशल कोड बनाया जाएगा, वो सेक्शन कोड से छोटा नहीं हो सकता। अगला क्या है कि बाल संरक्षण जो आयोग है, अधिनियम है 2005 के अंतर्गत सेक्शन कोड है, वह भी इस मामले की सुनवाई कर सकता है। अगर कोई सेक्शन कोड है तो वो भी बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इस मामले की सुनवाई कर सकता है। देखिए, एक चीज़, IT एक्ट जो धारा IT एक्ट 2000 है, ये हमने बताया भी है, तो धारा जो 67B था, इसके तहत अधिकारिता ऐसे सामग्री जिसमें बालकों का उपयोग हुआ हो, जो साहित्य हमने बताया था, साहित्य अश्लीलता के बारे में, तो उसकी सुनवाई भी यह न्यायालय कर सकता है। कौन, सेक्शन कोर्ट। ये सेक्शन कोर्ट धारा 67B के तहत IT एक्ट के तहत सुनवाई कर सकता है। चलिए, अगला है धारा 32, विशेष लोक अभियोजक सरकारी वकील के बारे में बताया गया कि एक वकील के तौर पर 7 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए वकील होगा, जो सेक्शन कोर्ट के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनेगा उसके लिए वकील होगा, वो उसको कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी वो वकालत वहाँ पे कर सकेगा। ठीक, अध्याय 8 में क्या कहा गया, साक्ष्य व न्यायालय की प्रकृति, संज्ञान के बारे में बताया गया। 33 में पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान। देखिए, जो पुलिस होगी वो रिपोर्ट का संज्ञान लेगी, किस प्रकार से क्या हुआ है। अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की प्राप्ति, जो भी अपराध किस तरह से गठित किए गए उसके जो तथ्य होंगे उनको ढूंढेगी,
कि किस तरीके से हम इसको दोषी दंड दिलवा सकें। ठीक, ट्रायल के दौरान भी प्रश्न बालक से पूछे जाने हैं। देखिए, अगर एक चीज़ हम देखते हैं क्या कि जब कोर्ट में सुनवाई होती है, इसको समझेंगे, जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या करते हैं कि वकील जो विपक्ष का वकील होगा वो गलत सलत सवाल पूछता है कि आपके साथ कैसे रेप हो। तो इस तरह से जो सवाल पूछे जाएंगे उससे क्या होगा कि बालक के मन में एक गलत सा भाव आएगा। तो इसके लिए उस तरह के सवाल पूछने के लिए पहले जो दोषी का वकील है उसे न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। ठीक, तो ये चीज़ इसमें कहा गया है। अगला है धारा 34 में अभियुक्त तो दोषी यदि बालक, देखो इसमें कहा गया कि मान लिया कि कोई 18 साल से कम की उम्र की लड़की है और इधर 18 साल से कम उम्र का लड़का है, वो इस लड़की के साथ कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में बताया गया कि अगर अभियुक्त दोषी क्या है, यदि स्वयं बालक है तो उस पर क्या होगा कि किसके तहत दंड चलेगा, तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक, अगर अभियुक्त क्या है, अगर दोषी भी नाबालिग है तो उसमें किसके तहत चलेगी, तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत उस पर दंड दिया जाएगा क्योंकि वो नाबालिग है। ठीक, अब 35A क्या कहता है, अपराध का संज्ञान लेने के 30 दिन के अंदर बालक का साक्ष्य अभिलंबित किया जाए। मतलब गवाही क्या है 30 दिन के अंदर होनी चाहिए पूरी। ठीक, गवाही उसकी 30 दिन के अंदर पूरा क्लियर कर लेना चाहिए। मामले का विचारण संज्ञान 1 वर्ष के भीतर, मतलब जो ही कुछ चल रहा मुकदमा चल रहा है इसके तहत, किसके, पॉक्सो एक्ट के तहत, तो आपको क्या करना है कि पूरा मुकदमा 1 साल के अंदर पूरा ख़त्म कर देना है। वो मुकदमे को लटकाना नहीं, बहुत देर तक नहीं रखना जिससे कि बहुत समय लग जाए, है ना, उसको 1 साल के अंदर ख़त्म करना होगा। ये 35(2) में कहा गया है। अगला 37 में क्या है कि मुकदमा का वीडियो बना सकते हैं। देखिए, कोई मुकदमा चलता है इसके पॉक्सो के तहत उसका वीडियो बना सकते हैं। बालक के माता पिता के अन्य के साथ उपस्थित हो सकते हैं। बालक के माता पिता या कोई उसके रिश्तेदार हैं जो कि उस मुकदमे में मतलब उपस्थित हो सकते हैं तो उनको उपस्थित होने का अधिकार मिलेगा। धारा 40 में क्या कहा गया कि विधिक सहायता लेने का बालक अधिकार, अगर बालक गरीब है जिसके साथ ये रेप हुआ है या फिर कुछ हुआ है तो वो विधिक सहायता ले सकता है। धारा 43 में कहा केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अधिनियम के बारे में लोग को जागरूक करेंगे। देखिए, ये केंद्र और राज्य सरकार का की जानकारी मतलब क्या अधिकार होता है कि वो क्या करेंगे, इस एक्ट के बारे में सभी को बताएंगे कि इस एक्ट के तहत ऐसा, मतलब जिससे कि क्या होगा कि समाज में लोगों के प्रति डर का माहौल होगा, जिससे कि लोग अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए धारा 43 में कहा गया है राज्य व केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगला है धारा 44 से कहता है बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के द्वारा क्रियान्वित की जिम्मेदारी। तो इसके तहत क्या होगी, इसकी क्रिया, मतलब कि इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो पॉक्सो एक्ट है, कोई कार्य हुआ तो इसके ऊपर कौन नज़र रखेगा कि ये सही से कार्य हो रहा नहीं हो रहा, तो उसमें बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग इसके ऊपर नज़र रखेगी कि हाँ ये सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक, इनके ऊपर अब देखिए कुछ केस हैं 2-3, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला केस देखते हैं साक्षी वर्सेज भारत संघ। इसमें क्या कहा गया है कि पीड़ित व गवाहों को अभियुक्त से दूर रखना। देखिए, जो पीड़ित होते हैं या गवाह होते हैं उनको अभियुक्त से दूर रखो, क्योंकि जो अगर दोषी है तो उसे मार भी सकता है, तो इसलिए उसे दूर रखना है, उसे न डरे, है ना। ये किसके तहत कहा गया, साक्षी वर्सेज भारत संघ द्वारा। पूछे जाने वाले प्रश्नों को न्यायालय के समक्ष रखा जाना, जो भी क्वेश्चन पूछाते हैं उसको न्यायालय के समक्ष रखा जाए। एक था कि संगीता पुणेकर वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या था, जैसे कि आप चाइल्ड होम खोल लेते हो, है ना, बाल गृह खोल लेते हो, तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी, मगर अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये किसके तहत कहा गया है, तो संगीता पुणेकर वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के तहत। एक था शीला बरसे बनाम भारत संघ। इसके लिए क्या कहा गया है कि त्वरित न्याय मौलिक अधिकार 21 के तहत। कहने मतलब क्या कहा गया, इसका जो पॉक्सो एक्ट है इसका न्याय बहुत जल्दी हो, त्वरित हो, और हमने देखा भी है कि 1 साल के अंदर पूरा केस सुलझाने की बात कही गई है। ठीक, एक है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फार्म जो है वो भारत संघ के खिलाफ क्या कहा, लैंगिक अपराधों से संबंधित विधिक सहायता की, अगर किसी के साथ लैंगिक अपराध होते हैं तो उसको विधिक सहायता, उसको जो है पैसे की सहायता दी जाए। ठीक, विधिक मतलब कानूनी सहायता की, हाँ वकील दिया जाए, जो खर्चा होता है उसको नहीं उठा सकती तो इसके तहत दिया जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।